हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है बृहस्पति ग्रह के ऊपर, ठीक है, या जुपिटर, जिसको जुपिटर भी बोला जाता है। बृहस्पति ग्रह को जुपिटर भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें, सब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ जीवन की संभावना है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। मगर क्या किसी और ग्रह के ऊपर भी मंगल से ज़्यादा संभावना है? तो बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। उस पर मंगल से ज़्यादा जीवन की संभावना उपस्थित है, ठीक है। किस पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मंगल पर अब तक सबसे ज़्यादा संभावना है भाई, ठीक है, जीवन की। मगर एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा, उस पर मंगल से ज़्यादा जीवन की संभावना है। अगर मैं बात करूं बृहस्पति के दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है? 1000वां भाग है। जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं यहाँ लिखे हुए, वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, तो जो बृहस्पति ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस ग्रह पर एक विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन से ग्रह पर विशाल लाल धब्बा है, ठीक है। विशाल लाल धब्बा है तो कौन से ग्रह पर है? तो बृहस्पति ग्रह पर है। किस ग्रह पर? बृहस्पति ग्रह पर। अगर हम इसके उपग्रह की बात करें, जिसको चंद्रमा भी बोलते हैं, तो इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो है 79, ठीक है। इनमें से सबसे पहले जो खोजे गए 4 उपग्रह हैं, 4 जो बड़े उपग्रह हैं, उनका नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ठीक है। 4 हैं, याद रखने हैं। जिनमें गैनीमेड जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो एक ही बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह कमेंट में बताना है। अगर मैं इसकी खोज करूं, तो खोज जो हुई वो इसकी 1610 में, ठीक है, गैलीलियो गैलीलेई ने की। किसने की है? गैलीलियो गैलीलेई ने। इन 4 उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज हुई है वो गैलीलियो गैलीलेई के द्वारा हुई है। इसलिए इन चारों उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। देखो, बृहस्पति ग्रह के ऊपर जो रिंग है, जो बलय हैं, उनकी जो खोज की थी वो की थी वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने, ठीक है। और ये जो बलय हैं, इन बलय को कहा जाता है जोवियन बलय, ठीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोवियन बलय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रह के बलों को जोवियन बलय बोला जाता है। तो बृहस्पति ग्रह के बलों यानी कि रिंग को जोवियन बलय बोला जाता है। ये जो बलय हैं वो सिलिकेटों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सिलिकेटों से। देखो, बृहस्पति का जो घूर्णन है वो बहुत ही तेज है, ठीक है, जिसके कारण इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसके पास जो एक स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वयं की इसके पास एक रेडियो ऊर्जा है, जिस कारण इसमें एक तारा, ठीक है, जो तारा होता है, जो स्टार्स होते हैं, उनका गुण और एक ग्रह का गुण तो इसमें है ही, ठीक है। दोनों के गुण प्रदर्शित करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, जो एक तारे का गुण भी प्रदर्शित करेगा और एक ग्रह के, जो एक ग्रह होने का गुण है वो भी प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर मैं अगले ग्रह के ऊपर बात करूं, तो उसका नाम है सैटर्न यानी कि शनि। हमारे सौरमंडल का बृहस्पति के बाद का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है सैटर्न यानी कि शनि। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, उसके बाद जो है वो शनि है, ठीक है। यह अपने, अगर मैं बात करूं वलय, रिंग जो बोलते हैं, उसके लिए जाना जाता है। सर्वाधिक किसके लिए प्रचलित है शनि? तो अपने रिंग के लिए प्रचलित है, जो इस हजारों फीट लंबे हैं, ठीक है। और ये जो वलय हैं, ये जो रिंग हैं, वो हिमकणों और चट्टानों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? हिमकणों और चट्टानों से निर्मित हैं। एग्जाम में दोनों पॉइंट आए हुए हैं, ठीक है, ये वाला भी और ये भी। शनि जो है वो हमारी आंखों से देखे जा सकने वाला जो अंतिम उपग्रह है, अंतिम ग्रह है, ठीक है। अंतिम ग्रह कौन सा है? तो शनि है। अगर मैं इसके बात करूं, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो शनि जो ग्रह है वो वरुण से गर्म है अथवा ठंडा? गर्म है या ठंडा? तो शनि जो ग्रह है वो वरुण से गर्म है, ठीक है। देखो, जो भी ग्रह है
बेसिकली कुछ अपवादों को छोड़कर जो सूर्य से जितना नज़दीक होगा वो उतना ही गर्म होगा, मगर कुछ में अपवाद है। सबसे पहला जो अपवाद हमने देखा था वो बुध के अंदर ही देख लिया था, जब वो सूर्य से सबसे नज़दीक है, जबकि सबसे ज़्यादा गर्म हमारे सौरमंडल का ग्रह वो नहीं है। कौन? बुध। अगर मैं बात करूँ 5वें पॉइंट की, देखो शनि ग्रह और उसका जो उपग्रह है वो है टाइटन, ठीक है। उसके जो अध्ययन के लिए जो अंतरिक्ष यान भेजे गए वो एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। उनका नाम है कैसिनी हाजिंग्स, ठीक है। कैसिनी हाजिंग्स मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट ग्रह के ऊपर बात करूं, अरुण यानी कि यूरेनस। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये जो ग्रह है वो हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ग्रह है हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो उसका नाम है अरुण, ठीक है। क्या नाम है? अरुण। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यह हमारे सूर्य से 7वां ग्रह है। अगर मैं ग्रहों को सूर्य के सापेक्ष दूरी के क्रम में लगाऊं तो हमारे सूर्य से जो 7वां ग्रह पड़ता है उसका नाम है अरुण, और 8वां ग्रह वरुण, ठीक है। कौन सा है? वरुण, जो सबसे दूर स्थित है सूर्य से। अगर इसकी मैं बात करूं, इसके चारों ओर भी बलय हैं, अरुण के भी और वरुण के भी, ठीक है। और शनि के तो है ही, और बृहस्पति के भी, ठीक है। इनके क्या है? चारों ओर बलय हैं। इन बलों की जो संख्या है वो कितनी है? 5, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करता है, ठीक है। एक पोल से दूसरे पोल की ओर कौन सा ग्रह है जो परिक्रमा करता है? उसका नाम है अरुण, और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, ठीक है, जो एक पोल से दूसरे पोल की ओर परिक्रमा करेगा। इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 97.8 डिग्री अंश है, ठीक है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटा हुआ ग्रह किसको बोला जाता है? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, यानी कि अरुण ग्रह का जो उपनाम है वो क्या है? लेटा हुआ ग्रह। अगर मैं इसकी बात करूं, नासा का वाइजर यान, ठीक है, 2 जो अंतरिक्ष यान है वो अरुण ग्रह पर भेजा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नासा का कौन सा यान भेजा गया था? वाइजर 2 यान। फिर है उसके बाद वरुण। वरुण यानी कि नेपच्यून, सबसे दूर स्थित जो ग्रह है सूर्य से उसका नाम है वरुण, ठीक है। क्या नाम है? वरुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा और सर्वाधिक ठंडा ग्रह, एग्जाम में क्या आया हुआ है? हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है वरुण, ठीक है। अगर मैं बात करूं, वरुण और अरुण जैसे पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है? शुक्र को, ठीक है। या पृथ्वी की बहन शुक्र, ठीक है। पृथ्वी की बहन किसको बोला जाता है? शुक्र को। तो उसी प्रकार अरुण और वरुण जो ग्रह हैं उनको भी जुड़वा ग्रह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं बात करूं प्लूटो, उसके बाद आता है अपने पास प्लूटो, जिसको यम, ठीक है, यम बोला जाता है। देखो प्लूटो जो है वो एक ग्रह था पहले, मगर अब ये ग्रह नहीं है, अब यह एक बोना ग्रह है, ठीक है। क्या है? अब यह एक बोना ग्रह। इसकी जो खोज हुई थी वो क्लाइड टॉमबेग ने की थी, ठीक है। किसने की थी? क्लाइड टॉमबेग ने। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्लूटो यानी कि यम की खोज किसने की थी? तो क्लाइड ने की थी, याद रखना है। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो 24 अगस्त 2006 में क्या हुआ? एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक 26वीं महासभा हुई, और उसमें क्या हुआ? इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर एक बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, यानी कि ड्वार्फ जो ग्रह होते हैं, बोना ग्रह, उसकी श्रेणी में डाल दिया गया, ठीक है। क्योंकि प्लूटो जो था वो अपनी कक्षा को पार करके दूसरे की कक्षा में क्रॉस कर रहा था, जिसका नाम था वरुण, ठीक है। अपनी कक्षा को पार करके ये किसकी कक्षा में ओवरलैप कर रहा था?
वरुण की, जिस कारण यह एक ग्रह की प्रॉपर्टीज प्रदर्शित नहीं कर रहा था। ठीक है, यह ग्रह का गुण नहीं है। ग्रह केवल अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए, जबकि ये क्या कर रहा है, यह दूसरे के जो ग्रह की कक्षा है उसमें भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके उपग्रहों यानी कि चंद्रमा की बात करूं तो 5 है। अगर मैं दूरी के अनुसार उनको लगाऊं तो चौरान सबसे बड़ा है। ठीक है, चौरान सबसे पहले है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, दूरी के अनुसार अगर इनको लगाएं पांचों उपग्रहों को, ठीक है, तो चौरान, ठीक है, फिर उसके बाद है स्टिक्स, फिर निक्स, फिर केरवेरोस और हाइड्रा। हमें इसमें से 2 याद रखने हैं क्योंकि 2 एग्जाम में आए हुए हैं, निक्स और हाइड्रा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है निक्स और हाइड्रा किसके उपग्रह हैं। ठीक है, वो किसके उपग्रह हैं, तो वो प्लूटो यानी कि यम के उपग्रह हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अब हमारे पास आता है चंद्रमा। ठीक है, क्या आता है, चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। हमारे सौरमंडल का 5वां विशाल उपग्रह है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का 5वां विशाल उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा हमारे सौरमंडल का 5वां विशाल उपग्रह है। और इसके अगर मैं जो व्यास की बात करूं, पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 इसका व्यास है। ठीक है, अब उपग्रह है क्या, ठीक है, देखो उपग्रह, ग्रह क्या है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे ग्रह हैं। ठीक है, और उपग्रह क्या है, जो सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाएंगे ही, मगर अपने ग्रह, यानी कहने का मतलब है अपने ग्रह के चारों ओर तो चक्कर लगाएंगे ही, मगर साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अपने अपने ग्रहों की वो परिक्रमा करते हैं तथा साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। देखो अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा की सतह और जो उसकी आंतरिक सतह है यानी कि आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसको बोला जाता है सेलेनोलॉजी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेलेनोलॉजी किसको बोला जाता है, तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक जो स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको बोला जाता है। ठीक है, देखो चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र या धूल के जो मैदान है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है शांति सागर। ठीक है, क्या बोला जाता है, शांति सागर या सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। अब ये क्या है, ये धूल के मैदान है। ठीक है, और ये जो है वो चंद्रमा का जो पिछला भाग है ना, जो अंधकारमय है वो है ये। ठीक है, और इसी मैदान यानी कि इसी मैदान पर जो 20 जुलाई 1900 यानी कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, किस अंतरिक्ष यान के तहत, अपोलो अंतरिक्ष एक अभियान था, अपोलो 11 अभियान। ठीक है, अपोलो 11 अभियान के तहत जो गए थे 3 यात्री गए थे, और इसी भाग पर सबसे पहले जो हुआ था नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था। ठीक है, और इसके अभियान के द्वारा, इस अभियान के द्वारा क्या हुआ, 47 पाउंड वजन पृथ्वी पर लाया गया था। ठीक है, कितना वजन लाया गया था, 47 पाउंड वजन। देखो पृथ्वी से जो चंद्रमा का जो भाग दिखता है लगभग आधा, ठीक है, आधा भाग, कितना आधे में भी 57%। ठीक है, 57% ही देखा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, चंद्रमा अपने अक्ष पर जो यानी कि चंद्रमा जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है जिसको घूर्णन बोलते हैं, वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में लगाता है। ठीक है, एक चक्कर कब लगा, एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है, तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। ठीक है, यह देखो यह अवधि जो है ना लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी की परिक्रमा करने में लेता है। देखो पृथ्वी की परिक्रमा भी करेगा क्योंकि प्रत्येक उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा भी करेगा। ठीक है, और अपनी अक्ष पर जो घूर्णन कर रहा है वो कितना है, इसका लगभग उतना ही है जितनी पृथ्वी की परिक्रमा करने में लेता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब ये परिक्रमा जो करता है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे करता है। ठीक है, कौन सी कक्षा के सहारे, पृथ्वी की जो कक्षा है वो दीर्घ वृत्ताकार है, तो चंद्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखो जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, तो कोई स्थिति ऐसी भी होगी जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम उपभू। क्या बोलेंगे उसको, उपभू।
निकटतम होने की स्थिति में क्या बोलेंगे, उपभू। और इस स्थिति में क्या होगा, जो चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल होता है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उच्च ज्वार आएंगे। जो उच्च ज्वार होते हैं वो सामान्य ज्वार से लगभग 15 से 20% बड़े होते हैं। देखो, ज्वार भाटा ज्वार, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ये सब अगला वाला टॉपिक है, ठीक है, आगे इस पे काम होगा। इस टॉपिक के ऊपर हम आगे क्लास करेंगे, ज्वार भाटा के ऊपर। फिलहाल हम देख लेते हैं, हम चंद्रमा जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तब क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है। तब क्या हो रहा है, एक स्थिति में जो हो रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम आ रहा है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम उपभू। और एक स्थिति में क्या होगा, चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा, उसको बोलेंगे अपभू। इस स्थिति में क्या होगा, चंद्रमा का जो ज्वारोत्पादक बल जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, निम्न ज्वार आएंगे, ठीक है। और निम्न ज्वार क्या होते हैं, वो सामान्य ज्वार से लगभग उतने ही छोटे होंगे जितने बड़े हो रहे थे, ठीक है। उच्च ज्वार में बड़े हो रहे थे, छोटे कितने होंगे, 15 से 20% लगभग सामान्य ज्वार से निम्न ज्वार छोटे होंगे। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, पृथ्वी से केवल हम चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है वही घटता बढ़ता देखते हैं, ठीक है। जिसको देखो, घटता बढ़ता चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है वो घटता बढ़ता है। और जब प्रतिदिन जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं हम उसको, शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग निरंतर घटता जाता है तो उसको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है, तो ये घटते बढ़ते चंद्रमा का प्रकाशित भाग है। आप चंद्रमा के इसी प्रकाशित भाग को घटने बढ़ने को, इसको बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। तो चंद्रमा की कलाएं क्या हैं, तो देखो, चंद्रमा के घटते बढ़ता जो प्रकाशित भाग है उसको चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। देखो, चंद्रमा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका कारण ठीक है, इसके कारण क्या है, वहाँ दो व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगर मैं चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की बात करूं तो पृथ्वी का 1/6, ठीक है, पृथ्वी का कितना है, 1/6, यानी कि पृथ्वी का 1/6 यानी कि 1/6 वहाँ का गुरुत्वाकर्षण है। यानी कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलो है तो उसकी गुणा कर देंगे 1/6 यानी कि 1/6 से 6 से 60 को काटेंगे 10, तो यानी कि वहाँ उस वस्तु का वजन 10 ही रह जाएगा, ठीक है। 60 किलो है तो 10 किलो ही रह जाएगा, कहाँ, चंद्रमा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं चंद्रमा का उच्चतम पर्वत जो है वो किस पर स्थित है ये बात करूं तो वो है दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। और जो इसकी चट्टानों में स्थित है वो टाइटेनियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चंद्रमा की जो चट्टानें हैं उसमें अगर मैं बात करूं कौन सा अधिक है, तो टाइटेनियम अधिक है, टाइटेनियम बहुत अधिक है इसकी चट्टानों में। देखो, चंद्रमा के ऊपर 2 पॉइंट और हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, देखो, पृथ्वी से जो यानी कि चंद्रमा से जो पृथ्वी की औसत दूरी की अगर हम बात करें वो कितनी है, तो वो है लगभग 364,000। ये क्वेश्चन यूपी लोअर प्री में आया हुआ है, ठीक है। कितनी है, 364,000। अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर जो पहुंचने में इसके टाइम लगता है इसके प्रकाश को, तो वो कितना लगता है, तो वो लगता है 1.3 सेकंड। बहुत ही एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कितना टाइम लगता है, 1.30 सेकंड लगता है, ठीक है, 1.3 सेकंड। अगर मैं बात करूं अब, हमारे पास है इसके बाद क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्या है, एस्ट्रॉइड। क्या है, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या है, तो क्षुद्र ग्रह क्या है, तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं, ठीक है। क्या है, एक प्रकार के मलबे हैं जिनका आकार कुछ भी हो सकता है। बेसिकली अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह हैं वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। कैसे छोटे हैं, जिनका कुछ का व्यास की अगर मैं बात करें तो कुछ का व्यास जो है वो 1000 किलोमीटर तक बड़ा भी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है अधिकांश क्षुद्र ग्रह कैसे हैं, तो अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात यह है, क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाएंगे, ठीक है।
किसके बीच पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाएंगे, जो एक पट्टी के रूप में स्थित है, ठीक है, जो एक बेल्ट के रूप में स्थित है, जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इनका एक अन्य नाम भी है जिनको बोला जाता है लघु ग्रहिकाएं। क्या बोला जाता है? लघु ग्रहिकाएं, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सीरस। देखो, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है ना, तो पृथ्वी पर एक विशाल गर्त यानी कि झील का निर्माण होता है, एक गड्ढे का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे हमारे महाराष्ट्र की एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, ठीक है, जो एक क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महाराष्ट्र की लोनार झील। अगर मैं आगे पॉइंट की बात करूं तो हमारा अगला टॉपिक है उल्का, ठीक है। किसको पढ़ लेंगे हम? उल्का। तो उल्का क्या है?